सब्जेक्ट के यानी कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के इंटरव्यू की तैयारी के लिए जुड़ रहे हैं और इसमें आपके आज एक एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर कंचन सिंह सर हैं जो ग्वालियर के वीआरजे कॉलेज गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो वो आपसे यानी कि रूबरू होंगे, उनसे चर्चा की जाएगी सर से, और आप सभी लोग यानी कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा और 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें और आप अपना माइक तभी ओपन करें जब आपसे यानी कि बोला जा रहा है या आप यानी कि अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और कैमरा जरूर ऑन कर लिया करें सभी लोग। चलिए स्टार्ट करें। हरिओम मीना जी। जी इंट्रोडक्शन। चलिए डॉक्टर कंचन जी से रिक्वेस्ट करेंगे वो यानी कि आकर के यानी कि स्टूडेंट को गाइड करना स्टार्ट करें, कुछ बताएं कि असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि की तैयारी के लिए उनको सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से टॉपिक हैं जिन पर उनको फोकस करना है और क्या क्या उनको तैयारी में और चीजें यानी कि ध्यान रखनी है। तो सर बताइए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। माइक से हेलो। सर आप अपना माइक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। हेलो जी सर। सर आ रही आवाज आ रही है? जी सर आ रही। अच्छा अच्छा ओके हाँ सॉरी। और सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और वैसे तो मैं अभी डॉक्टरेट नहीं, आपको बता दूं सब लोगों को अभी पीएचडी चल रही है रनिंग में। ओके ओके। और एक दो बच्चे हैं इसमें जो हमें जानते हैं, काफी समय से जानते हैं, जैसे कि सम्राट जी जी जी। हमारा छोटा भाई है, आप ये समझ लीजिए। अच्छा सर। और हाँ हाँ काफी समय से हमसे जुड़ा हुआ है। जी जी जी। मैं सर ने चूंकि परिचय दे ही दिया है मेरा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं मैं सिविल एस्पायरेंट रहा हूँ और अभी भी मतलब एक तरीके से एक छात्र हूँ, पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। तो बहुत ज्यादा आप लोगों को वो करने की आवश्यकता नहीं है कि अरे आज जो सेशन है सर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करने वाले हैं। जो हमारे अनुभव हैं तो इंटरव्यू में पहले अनुभव रहे हैं हमको आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर ने बताया जैसा कि मेरा नाम कंचन सिंह नगेल है और इससे पहले मैं 5 साल चंदेरी में पोस्टेड था, अभी हाल ही में बीआरजी कॉलेज में आया हूँ। तो सर ने मुझे आमंत्रित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। और सभी सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बहुत ज्यादा करीब हैं। क्योंकि लगभग आप लोग ये समझ लीजिए कि बहुत सारा आपका काम 90% लगभग पूरा हो चुका है और बस अब थोड़ा सा ये है कि ठीक ठाक अपना प्रेजेंटेशन हो जाए। जैसा सर ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया ही होगा। इंटरव्यू मतलब इसका ना तो कोई सिलेबस होता है और ना ही कोई क्राइटेरिया होता है ना, वो किसी भी बारे में आपसे जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं तो अधिक से अधिक संभावना है कि वो हमसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पूछें। अब बात आती है लेकिन आपका बैकग्राउंड जिस सब्जेक्ट में आपने
जैसे 12th में आपका क्या स्ट्रीम था, आप आर्ट्स से थे, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप केवल ये नहीं कहेंगे कि केवल मास्टर्स से ही हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मास्टर्स के साथ साथ आपका 12th और 11th में, 12th में और बीए ग्रेजुएशन में जो आपकी चीजें रही हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब सपोज दैट किसी का ग्रेजुएशन में, इस बार का थोड़ा सा मुझे पता नहीं है कि उन्होंने उन्हीं स्टूडेंट को लिया है जिनका ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस था, क्या सर ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अगर ग्रेजुएशन में आपका साइंस है, बीएससी आपने किया हुआ है, तो ये संभावना है कि आप बीएससी से भी आपके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, क्योंकि जब बोर्ड बैठता है तो उसमें सारे एक्सपर्ट बैठते हैं जी, और एक दो एक्सपर्ट जो रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है सर। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने सब्जेक्ट को जितना ज्यादा पढ़ते रहें, और वर्तमान में अगर हम देखें इंडियन नॉलेज सिस्टम, सबसे ज्यादा जो फोकस्ड है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम पर है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर है। तो वो हर चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ सकते हैं। तो आप कोशिश करिए जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो वो अपनी भारतीय ज्ञान परंपराएं जो रही हैं उससे हम कैसे रिलेट कर पाए, आज के समय में वो कितना प्रासंगिक है, कितना उपयोगी है। तो एक मुझे जो नई चीज लगी है उस चीज को आप हमेशा ध्यान में रख करके पढ़िए, क्योंकि जो बीए का सिलेबस है या एमए का सिलेबस है उसमें उन्होंने हर यूनिट में एक टॉपिक को रखा है, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, शिक्षा, कौटिल्य ने क्या योगदान दिया, मनु ने क्या योगदान दिया, या आप वो सोच सकता है कि भाई अरस्तु को रिलेट करते हैं, प्लेटो को रिलेट करते हैं उससे, तो आपको उससे वो पूछ सकते हैं कि भाई किस तरीके से अरस्तु का न्याय है ना, प्लेटो का न्याय किस तरीके से वर्तमान में या जो हमारी प्राचीन परंपराएं उनसे किस तरीके से रिलेट करता है। तो इस चीज को आपको जब भी आप अध्ययन करें तो इस चीज का विशेष फोकस। और इंटरव्यू में आप ये समझ लीजिए जब आप चूंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जा रहे हैं, अच्छे आपके मार्क्स आए हैं, तभी आपको आमंत्रित किया जा रहा है, तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि बहुत अच्छा नॉलेज होगा पॉलिटिकल साइंस विषय का, ऐसा वो मानते हैं। और चूंकि सर भी आपको बहुत अच्छे से बता रहे होंगे, सर का काफी अनुभव, काफी पुराना अनुभव है, तो मेरा मानना है कि आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, आपका जवाब देने का तरीका क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कंपैरेटिव आप कितने नॉलेजेबल हैं। नॉलेज को आपका चेक कर चुके हैं, हमने अभी कुछ लिस्टें देखी इंटरव्यू की, बहुत सारी लिस्टें आ रही हैं, तो जो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे उन्हें भी 15-20 नंबर दिए गए हैं। अब बताइए जो बच्चे के प्रीलिम्स में जो उन्होंने परीक्षा ली उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं और वो उसको 20 नंबर दिए जाए, 30 नंबर दिए जाए, तो ये आप जान ही रहे हैं कि मतलब किस तरीके से वो मार्किंग करें। तो अपन तो प्रयास ये करें कि अच्छा अपना प्रेजेंटेशन हो और अपना जो उनको आंसर देने का जो तरीका है वो वेरी पोलाइट, वेरी पोलाइट। उसमें आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से ये नहीं बताना है कि नहीं यार हमें तो बहुत सारी चीजें आती हैं, अब वो सर इस समय हमें नहीं आ रहा है तो अब उसके लिए अपन कुछ कर नहीं सकते। कई बच्चे इस वजह से भी वो मार्क्स उन्हें नहीं मिल पाते जबकि वो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। अब मैं आप सब लोगों से बस ये कहूंगा कि आप क्या क्या आपके मन में क्वेरी है तो आप एक एक करके अपने मन की जो क्वेरीज हैं उनको आप पूछिए, तो उसी से फिर आपको हम आंसर्स बहुत सारे अपन आंसर पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर लीजिए, आपको क्या आपके मन में चल रहा है इंटरव्यू को लेकर। चलिए सभी लोग यानी कि अपना अपना यानी कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप तैयार रखिएगा। तो अभी यानी कि सर ने जैसे कि आपको इनवाइट किया है कि आपके जो भी डाउट हैं या क्वेरीज हैं और जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वो सारे यानी कि आप अपने रख सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी नमस्कार। जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ही वो आपको किसी विचारक के बारे में समझता है उसके बाद पूछा कि आपका फेवरेट विचारक कौन, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव सवाल हो जाता है। किसी एक का नाम लें या दूसरा छोड़ दें या हो सकता है किसी विशेष विचारधारा से रिलेटेड, तो ऐसे सवालों की इसका सबसे अच्छा
अच्छा जो आपका आंसर है वो मुझे लगता है वो ये होना चाहिए कि सर पॉलिटिकल साइंस में मैंने इंडियन थिंकर्स को भी पढ़ा है, वेस्टर्न थिंकर्स को भी पढ़ा है। क्योंकि मुझे सबसे अपन कोशिश करें कि इंडियन थिंकर्स को ही चुने बेस्ट बताने में। मतलब ऐसा नहीं है, वो हो सकता है वो कुछ, हो सकता है वो दीनदयाल उपाध्याय को चाह रहे हैं, हो सकता है वो राम मनोहर लोहिया को चाह रहे हैं, हो सकता है वो स्वामी विवेकानंद को चाह रहे हो, लेकिन आप वही आंसर दें जो आप मतलब पहले से आप उसको तैयार करके रखें कि अगर वो पूछते हैं तो आप ये कहें कि सर चूंकि मैंने सारे थिंकर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं लेकिन मुझे इनकी आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया, बहुत सारा मतलब अपना अपन उनको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनकी विचारधारा ने कहीं ना कहीं मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए या फिर अपन ये कह सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड उन्होंने हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। बकाया सर मुझे मतलब सारे ही थिंकर्स मतलब मुझे अच्छे लगे, लेकिन पर्टिकुलर अगर एक ही कह रहे हैं तो मुझे ये थिंकर्स ने थोड़ा सा प्रभावित अधिक किया है। तो आप इससे मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि चूंकि अगर आप पर्टिकुलर किसी एक का नाम ले लोगे कि नहीं सर मुझे स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे लगते हैं, तो अब क्या होगा आप वो समझ जाएंगे कि हाँ यार आपने पर्टिकुलर किसी एक विचारधारा का भी आपने समर्थन कर दिया, पर्टिकुलर किसी एक थिंकर्स को ही कह दिया, तो आपने और सारे थिंकर्स को फिर क्या कर दिया, मतलब उनसे अलग कर दिया। तो अपन ये बिल्कुल भी नहीं कहे कि नहीं सर मुझे यही पर्टिकुलर थिंकर्स बहुत अच्छा लगा। इस चीज से आपको बिल्कुल बचना है। आपका सबसे अच्छा जो आंसर है मतलब मेरे तरीके से, मेरी नजर में वो यही होना चाहिए कि सर मैंने सारे थिंकर्स बहुत अच्छे से पढ़े और सारे ही मुझे अच्छे लगे, सारे के विचार अच्छे लगे, लेकिन इनके विचार मुझे थोड़े से ज्यादा प्रभावित किए। बस तो आपको पूछेंगे उससे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए आंसर देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि सर ने बताया ना कि किस तरीके से देना है, बात आपको इनके अपनी ही कहना है, लेकिन तरीका वो होना चाहिए कि उससे लगे कि हाँ एक आप बाकी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में या ब्रॉड तरीके से सोच पा रहे हैं चीजों को। तो इसी तरीके से निखिल सर ने बताया उसी तरह से आपको आंसर देना है। चलिए और कोई क्वेश्चन? हेलो सर, मेरा नाम शुभम मिश्रा है। जी मिश्रा जी। सर मैं बोर्ड टीचिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। सर हम कोई टॉपिक खुद से तैयार करके जाएंगे या फिर वही जो बोर्ड मेंबर्स रहेंगे वो बोलेंगे आप किसी टॉपिक पे आप बताइए पढ़ाकर? सर नहीं वो देखो वो किसी भी टॉपिक को आपको बोल सकते हैं पढ़ाने के लिए, ये वो मतलब टोटल उनके पास वो फ्रीडम भी है और वो राइट भी है। पॉलिटिकल साइंस का वो कोई भी थिंकर्स का कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, थिंकर्स तो नहीं देंगे, वो थिंकर्स का मतलब टॉपिक दे सकते हैं कि आप एकात्म मानववाद को समझाइए, किसका है क्या है, आप नव मानववाद को समझाइए, आप नव वेदांत को समझाइए, है ना। तो वो आपसे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझाने के लिए कह सकते हैं। पर्टिकुलर कोई उनका डायग्राम है तो कोई किसी टॉपिक का, वेस्टर्न टॉपिक का अगर कोई डायग्राम है तो उसको डायग्राम बनाने के लिए कह सकते हैं आपसे। वो आपको उसके लिए तैयार पहले से ही आपको अपने जो थिंकर्स जो आप पढ़ रहे हैं उनमें आप मतलब कई में डायग्राम भी आते हैं, तो वो आप अपने पहले से ही तैयार करके जाएं कि अगर वो किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट को पूछते हैं, क्योंकि वो पूछेंगे तो थिंकर से ही, तो वो कॉन्सेप्ट को अगर पूछते हैं तो फिर वो आप बहुत बेहतर ढंग से उसको आप एक्सप्लेन उस बोर्ड पर कर पाए, तो उसमें कोई मतलब हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और एक बात और बता देता हूं आपको, आपने सपोज दैट उन्होंने कहा और आपने उनको बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए आपके आंसर से, वो कहते नहीं यार तो मजा नहीं आया, तुम इसमें कुछ चीज मिसिंग कर रहे हो, कुछ चीज भूल रहे हो, तो अब आप क्या कहोगे बताइए शुभम? और बेटर करने की कोशिश करूंगा सर। उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते, आप फिर क्या करोगे? उसके लिए बोलेंगे सर कि मैं भी इससे बेहतर हो सकता है पर सर मैं नहीं बता पा रहा हूँ। उसका सबसे अच्छा आंसर यही होगा कि सर क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था वो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसमें है, इससे सर मैं मतलब आगे थोड़ा सा नहीं जानता हूँ, अब मैं तो और प्रयास करूंगा सर इसके बारे में पढ़ने का। बस बात करता हूँ मैं, वो तो उन्हें अच्छा लगेगा। कुल मिला के बोर्ड मेंबर को अच्छा लगना चाहिए
अगर आपने उनके ईगो को हर्ट किया या उनके कुछ भी हो किया तो फिर वो दिक्कत में आ जाएंगे। आप कितने भी अच्छे आंसर दोगे वो आपको नंबर देंगे ही नहीं। मतलब वो हमेशा चाहता है, बोर्ड मेंबर ये हमेशा चाहता है कि मैं ही सब कुछ, मैंने जो कहा वो मैं सुपीरियर, क्योंकि देखो सबसे पहले तो एजेड लोग रहते हैं तो काफी, और अनुभव भी उन्हें अच्छा खासा रहता है, प्रोफेसर भी होते हैं, आईएएस भी होते हैं, सारे लोग रहते हैं, तो फिर डर रहता है। ठीक है ना सर? थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने एकांत माना, तो क्या ये संभव है कि ऐसे टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे कि दीनदयाल सिलेबस में मेंशन नहीं, या ऐसे विचारधारा जो सिलेबस में मेंशन नहीं, क्या उनसे भी सवाल हो सकते हैं? क्या पहले मैंने पहले ही कह दिया था, उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है इंटरव्यू का। भी नहीं कह सकते सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा होगा। दीनदयाल उपाध्याय तो एक ऐसे चिंतक हैं जिसका आपने कहीं तो अध्ययन किया होगा, कभी नहीं कहता। कॉन्सेप्ट है और आज के समय में तो सबसे ज्यादा चर्चित और पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा, मतलब वेल नोन होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। जी चलिए नेक्स्ट, और कोई? शालू जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी पूछिए। सर नमस्ते, मेरा नाम शादी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला था कि हमें प्रेजेंटेशन को करना है, तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को मतलब ये कुछ सोचना है, तो एक बार उसका एक्सप्लेन बता दो कि भारत के कौन समझा। भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब ये है कि जहां तक मैं यहाँ पे समझ पाया कि अब ये बहुत सारे सेमिनार जहां भी हो रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेमिनार हो या इंटरनेशनल सेमिनार, हमारे हायर एजुकेशन, हर एक सेमिनार का, कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही टॉपिक है, इंडियन नॉलेज। अब विकसित भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा का क्या योगदान? भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब वो आज जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन, पारंपरिक चीजों से जुड़ी हुई है और उसको हमें छोड़ना है। हम किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर हम कहें, एक हम एग्रीकल्चर में एग्जांपल है तो जैविक खेती, क्या है जैविक खेती? क्या पहले नहीं होती थी? बीच में ये बंद हुई, टोटल पेस्टिसाइड्स का उपयोग हुआ, उसके साइड इफेक्ट सामने आए, हम दोबारा से उसी पर फिर से जा रहे हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, चाहे वो साहित्यिक ग्रंथ हो या फिर पारंपरिक ऐतिहासिक ग्रंथ हो या फिर धार्मिक ग्रंथ, तो पहले से ये चीजें वहां पर लिखी हुई है, बताई गई है कि किस तरीके से खेती और कृषि की जानी चाहिए। क्या हम जैविक खेती में साइंटिफिकनेस नहीं देख रहे हैं? इसमें भी देख रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है? जैविक खेती का एक उदाहरण है और निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उस लेवल पर नहीं, लेकिन कम से कम बहुत सारी चीजों से तो हम बच पाए। तो अब जैसे कि हम आज देखें कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ऐसे बात हो रही है, आज फिर से स्वदेशी की बात आ रही है। ये जयप्रकाश नारायण ने बहुत पहले कहा था, गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि हमें स्वदेशी अपनाना है, हमें 1923 में कितना आंदोलन हुआ। तो ये सारा हमारा जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं, मतलब जो हमारी पहले से परंपराएं रही हैं ऐतिहासिक रूप से, प्राचीन काल में, मध्य काल में, उन्हीं चीजों को दोबारा से स्थापित करना आज की सरकार का, आज की व्यवस्था का जो पूरा जीवन है उस पर है। तो हमें चीजों को बस उनसे रिलेट करना। सर स्टूडेंट की तरफ से मेरा एक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को राजनीति विज्ञान विषय के साथ में जोड़ करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। तो राजनीति विज्ञान विषय को आप भारतीय ज्ञान परंपरा से, राजनीति विज्ञान नहीं, प्रत्येक विषय जुड़ा हुआ है। अगर मैंने आपसे कहा साइंस का भी कोई सेमिनार हो रहा है तो उसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा है, पर उसमें चरक आएंगे, सुश्रुत आएंगे, उसमें नागार्जुन आएंगे, उसमें आर्यभट्ट आएंगे, हमारे जो प्राचीन साइंटिस्ट हैं उनको ले रहे हैं, वो उनके कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा ब्रॉड और बड़ा कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल साइंस में आप मनु
जो आपने पढ़े, जो आपने कौटिल्य पढ़े, उससे पहले अब उनकी विचारधारा जो उन्होंने बताई उसको हम किस तरीके से वर्तमान में अप्लाई कर सके, वो आपको उससे रिलेट करना है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब हर एक टॉपिक हमें कहीं ना कहीं उससे मतलब ऐसे हम अगर अपन देखें कि वर्तमान राजनीति की बात करें तो वर्तमान राजनीति में आप देखोगे क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं, सारी की सारी कहीं ना कहीं वो इंडियन नॉलेज सिस्टम को ही वर्तमान राजनीति में लाने का प्रयास कर। चलिए तो दीप्ति उस बात को relate करो। सर दीप्ति जी जी सर। पूछिए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कोई और पूछ लीजिए, मैं फिर बात। ठीक है, जी जिज्ञासु जी जी पूछिए, कुछ पूछना है क्या आपको? जी सर, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जैसे अभी जब सुनते हैं तो बार बार अद्वैत की बात होती है उसमें, और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा है कर्मवादी, तो उसमें राजनीति के क्षेत्र में जो है भारतीय एकदम जो भारत की संस्कृति से निकली हुई विचारधारा है उसको देने की कोशिश की गई है। तो मैंने जब ये पढ़ा भारतीय ज्ञान परंपरा को, मुझे ऐसा लगा कि इसको दीनदयाल उपाध्याय जी से ही जोड़ा जाना चाहिए, तो ये ठीक रहेगा सब लोगों को एकात्मवाद से जोड़ना। नहीं, मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी एक एंकर से ही जोड़ रहे हैं तो वो सही नहीं। मेरा मतलब मेरा खुद का व्यू है, आप चूंकि हैं तो जोड़ सकते हैं कुछ भी, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत समस्त चीजें सम्मिलित होंगी जो हमारा प्राचीन साहित्य कहता है, जो हमारी प्राचीन परंपराएं कहती है। वो केवल नवमानववाद एकात्मवाद की बात है ही नहीं। अब वो आप वहां पे ये भी नहीं कह सकते थे कि मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं या पर्टिकुलर कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, वो उनकी खुद की विचारधारा है, वो उनका खुद का व्यक्तिगत सोचना है, समझना है। लेकिन आपको ये इस तरीके से वहां अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करना है कि हम पर्टिकुलर किसी एक विचारधारा के हैं या फिर हम एक विचारधारा के नहीं। आप तो तटस्थ होकर के जाएंगे ना वहां पे, अब तो एकदम तटस्थ बोलेंगे वहां जो भी बोलेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा श्रेष्ठ परंपरा है, प्रयास हो रहा है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो संस्कृति है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। जैसे कि उसका एक अच्छा उदाहरण मैं देखता हूँ कि पहले महाविद्यालयों में गुरु पूर्णिमा नहीं बनाई जाती थी, शिक्षक दिवस इतने बड़े लेवल पर नहीं मनाया जाता था। लेकिन जब गवर्नमेंट से लेटर आता है कि आपको गुरु पूर्णिमा बड़े लेवल पर मनानी, तो उसमें निश्चित रूप से कबीर के दोहों की भी बात होती है, मीरा की भी बात होती है ना, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात होती है। तो सारे लोगों की बातों की, जो भी महान गुरु रहे हैं उस दिन उन सबकी बात होगी जो आएगा बोलने के लिए। तो उनका उद्देश्य यही है कि हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा जो दूर हो गई थी वो कहीं ना कहीं द्वारा से हमारे जो व्यवहार है वो उसमें लाए, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता भी है। भाई बच्चों के अंदर भी एक भावना आती है कि नहीं यार आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, चलिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं आज अपन। तो कहीं ना कहीं उससे बच्चों को भी गुरुओं के प्रति मतलब उनके प्रति एक सम्मान की भावना पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं शासन के लेटर का ही अंतर होता है कि सारे
लोग उस दिन जाते भी हैं, वो छुट्टी भी नहीं मनाते, जाना भी पड़ता है उनको। तो वो अपन उस नजरिए से देखें कि अब इस तरीके की अगर संस्कृति डेवलप हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अपन केवल पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखेंगे, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी अपन को देखना पड़ेगा, लेकिन अपन कोशिश करेंगे पॉजिटिविटी को दिखाने की। शशिकांत जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर हमारी प्राचीन जो परंपरा है सर आप अपना माइक वो कैमरा ऑन कर लीजिए शशिकांत जी। सर, अच्छा कोई बात नहीं जी जी, ठीक है। तो प्राचीन परंपरा में उन्होंने राज्य के 7 अनुमान और आधुनिक चार, तो अपन 7 अनुमान को 4 अनुमान को कैसे कोरिलेट करें, इसमें से किसको माने परंपरा के अनुसार? परंपरा नहीं था, अपन क्या है कि प्रचलित रूप से राज्य के 4 अंगीय जो वर्तमान में सभी व्यवस्थाओं में, किसी भी देश की व्यवस्थाओं में हमें यही दिखाई देते हैं। किसी देश के कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था देखेंगे हमें वो 4 अंगीय दिखाई देंगे, लेकिन अगर भारतीय परंपरा के अनुसार देखेंगे तो इसको हम क्योंकि 4 में हम और बढ़ा करके 7 कर देते, तो उसके मतलब हम 7 को 4 को नहीं मानते, तो 4 को भी मानते, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रॉड सेंस बता रहा है, राज्य का एक व्यापक कॉन्सेप्ट बता रहा है कि राज्य के अंदर केवल 4 नहीं है बल्कि इन व्यवस्थाओं को, इन अंगों को भी शामिल किया जाता है। मानना है मैंने केवल आपको इतना उसका बताऊं क्योंकि डिस्कशन है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम की तरफ हो गया है। मैंने सिर्फ ये बताया है कि प्रोबेबिलिटी है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हो सकता है 10 में 100 में से वो 10 लोगों से पूछे, 90 से ना ये संभावना है। तो हमें तो केवल ये ध्यान रखना है कि अगर वो पूछते हैं किसी भी चीज को तो उसको ध्यान में रखें कि हमें अपनी जो भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं उनको कहीं ना कहीं श्रेष्ठ बताने का प्रयास करना है, बस इतना, और उसमें विशेष कुछ। अब इस चीज को समझ चलिए प्रगति जी जी सर, पूछिए। ये है कि जैसे अपनी जो मध्य प्रदेश की राजनीति है वो उसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्षेत्रीय राजनीति। और मध्य प्रदेश की राजनीति रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे वो आपसे कि वर्तमान में जो चुनाव हुए थे तो कौन सी विधानसभा के चुनाव थे, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट पूछ लें, है ना, तो फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन होगा। कोई कंसेप्चुअल एमपी से कोई क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता है कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस का वैसा ही क्वेश्चंस होगा। दूसरा 10 के लिए है कि आप लोगों को जो महिला थिंकर्स हैं, जैसे कि अपने यहाँ देखते हैं, बताते हैं आपको, पंडित रमाबाई हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, ताराबाई शिंदे हैं, ये जो कि हमारे सिलेबस में तो पूछ सकते हैं, तो बेसिक नॉलेज इनका आप रखने चाहिए कहीं ना कहीं। वो पूछ सकते हैं भाई मतलब कोई बहुत अच्छी महिला पॉलिटिकल लीडर के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपको कौन सी अच्छी लगती है ना, आपको ममता बनर्जी ज्यादा अच्छी लगती है या फिर निर्मला सीतारमण या फिर अपने पर्टिकुलर किसी भी, मतलब मे भी पूछ सकते हैं, अपन ऐसा सोच सकते हैं। तो अपन कोई 2-4 अच्छे से उनका किस सीट से है, किस सीट से लड़ती है, क्या उनकी विचार है, अपन तैयार करके ला सकते हैं। या फिर ये जनरल क्वेश्चन के आपके मध्य प्रदेश की कोई 3 महिला यानी कि राजनीति नेत्री के बारे में बताइए, है ना, और सीएम कौन रही है, जैसे उमा भारती जी के बारे में चर्चा कर सकते हैं, या वर्तमान में यानी कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कौन कौन यानी कि मंत्री है वो पूछ सकते हैं आपसे। और एक जनरल क्वेश्चन में यही है कि यानी कि मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की क्या योगदान है ना, जनरल क्वेश्चन जनरल आंसर है ना, वही जी। तो
पंचायती राज में कितना हाँ, आरक्षण है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। सबसे पहले दिया गया था मध्य प्रदेश में 50% की बात हुई, 33% की बात हुई, तो उस चीज को भी अपन पढ़ के बहुत अच्छे से जानेंगे कब कौन सा। और एक यही जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में यानी कि सरपंच पति का कॉन्सेप्ट अभी भी देखा जा रहा है। शहरी निकाय में आज भी यानी कि पार्षद पति है, तो वास्तविक रूप में महिलाओं को यानी कि अधिकार उतने मिल पाए या नहीं मिल पाए और कैसे मिल सकते हैं, इस तरह से नहीं कुछ जनरल क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए और कोई? हाँ जी सर। हाँ नहीं, आप उसमें वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। सर ने जैसा कहा कि सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वो कहेंगे कि यार महिलाओं को आरक्षण तो दे दिया 50%, लेकिन काम तो वो कुछ कर नहीं पा रही है, क्या मतलब फिर ऐसे आरक्षण का? तो इसमें फिर आपका क्या आंसर होना चाहिए, अभी बताइए सडनली क्या होना चाहिए? और ये बात सच भी आप जान रही हैं, तो कैसे बताएंगे आप इसको? पॉजिटिवली कैसे बताएंगे? सर इस संबंध में महिलाओं को और जागरूक करने की आवश्यकता है, साथ ही प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है सर। अभी जैसे हम देख रहे हैं भारत में काफी ज्यादा जब भी करिए। चलिए इसी आंसर को और कोई यानी कि देना चाहेगा इसी क्वेश्चन को? और कोई? ये प्रगति जी ने अच्छा दिया, लेकिन और थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, जैसे सर अभी बताएंगे, लेकिन मैं उससे पहले चाह रहा हूँ कि आप लोग कोई पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। जब पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो सबसे पहले उनकी राजनीतिक भागीदारी और जैसे जब उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी तो एक तरह से सशक्तिकरण होना शुरू हो गया। धीरे धीरे से महिलाएं जागरूक और सरपंच होने की जो उनकी कर्तव्य है, उनके अधिकार है, उसे अवगत कराएंगे तो धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। मुझे लगता है इस तरीके से इस बात का आरक्षण के संबंध में व्यवहारिक अध्ययन कंचन सरिता और मेरा थोड़ा ज्यादा है, चूंकि हमारे पिताजी पंचायत बाग में, तो मैं जितना याद कर पा रहा हूँ 15 साल पहले जब महिला सरपंच हमारे घर पे आया करती थी, तो वो एकदम स्टांट करती थी, वो चुप रहती थी, उनके पति हैं वही सारी बातें जो भी ग्राफ के बारे में बात होती है वही करते थे। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ परिवर्तन, इतना व्यापक परिवर्तन है कि 60% तो महिलाएं ऐसी आती है जो अपने पति के साथ बिना पति के आती, और वो खुद से ही विकास का उत्पाद की जो मुद्दे उन पर चर्चा कर रही है, उनके बारे में उनको डिटेल पता है, उनको उनके अधिकार पता है कि कैसे इस रोकते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि जब तक आरक्षण देंगे, सक्रिय देंगे, धीरे प्रयोग करना आता है, एकदम से पहले दिन से इस तरह से नहीं, तो भी पहला स्टेप है और बहुत सकारात्मक स्टेप है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर कुछ ऐड करेंगे? नहीं, अच्छा है। इनका जो दीप्ति जी ने दिया वो भी अच्छा था, इनके में ऐड कर दिया है। पर ये कह सकते हैं कि चूंकि सर ये बात सही है कि कॉन्सेप्ट काफी प्रचलन में है, सरपंच पति काफी बार न्यूज़पेपर में देखने को मिला, पढ़ने को मिला, डिबेट भी होती है टीवियों पर, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा इन्होंने कहा है कि सुधार जो है वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, और चूंकि महिलाएं जब अपने घर से बाहर निकलेंगी तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़े लेवल पर सुधार देखा जा रहा है। महिलाएं जैसा इन्होंने कहा अकेले अब बहुत सारे काम कर रही हैं, मीटिंग्स में जा रही हैं, और उन्हें बहुत सारा अनुभव भी हुआ है। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्यों का पता होगा। जैसे ही नई पीढ़ी आएगी उसमें पूरी तरह सुधार और बदलाव हो जाएगा, क्योंकि वो पीढ़ी पूरी तरह शिक्षित भी होगी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होगी। और इसमें सोशल मीडिया ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, जिसके लिए मतलब वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीप्ति जी आपकी आवाज थोड़ी सी दिक्कत दे रही है जी। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है, अब अच्छी आ रही है, अब आ रही है। हाँ बोलिए सर, ये क्वेश्चन था कि जब भारतीय चिंतन में महिला की बात करें तो सर पंडिता रामाबाई के अलावा किसी और की राजनीतिक विचार है नहीं, जैसे समाज सुधारक के दृष्टिकोण बजाता है, तो क्या उनका
देना उचित होगा? हाँ बिल्कुल उचित होगा। सावित्रीबाई फुले का अगर आप नाम ले रहे हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं के लिए जो शैक्षणिक दृष्टि से योगदान दिया है। भाई जब वो शिक्षित हुई तभी तो वो राजनीति में नहीं आगे जाके, जब वो शिक्षित ही नहीं होती, वो विद्यालय ही नहीं खोलती, वो महिलाओं को पढ़ाती ही नहीं, तो महिलाएं फिर आगे कैसे आकर के राजनीति में पार्टिसिपेट करती बाद में जो लोग कर नहीं। तो कहीं ना कहीं उनका योगदान है, तो ले सकते हैं। क्वेश्चन और बात करते हैं तो इंग्लिश को पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। तो बात करें तो राजनीति शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दो पुस्तक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि दोनों और जैसे मुझे लगता है कि जो राजनीतिक शास्त्र वो व्यापक शब्द है, तो राजनीतिक विज्ञान से कैसे अलग या फिर उसको उत्तर कैसे देते हैं उसके बारे में समझते हैं कुछ वाला आपको देने की। देखो क्या है कि प्रचलित रूप जो है वो आप जान ही रहे हैं कि प्रचलित रूप उसका राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र जो है वो बहुत कम लोग यूज करते हैं। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस ही ज्यादा प्रचलित नाम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा, काफी मतलब एक लंबा कॉन्सेप्ट है। तो आप उसको ये समझ लीजिए कि आपको राजनीति विज्ञान, और वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कभी भी कि राजनीति शास्त्र राजनीति, वो सिर्फ ये पूछेगा कि राजनीति विज्ञान जो है वो क्या विज्ञान है, इसके साथ क्यों विज्ञान जोड़ा जाता है। वो ये नहीं पूछेगा कि शास्त्र क्या है, ये राजनीति विज्ञान क्यों कह रहे हैं, इसको शास्त्र क्यों कह रहे हैं, वो तो एक टर्मिनोलॉजी है, वो यूज करते हैं लोग की। लेकिन पॉलिटिकल को क्या साइंस कहना सही है, क्योंकि आर्ट है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय और इनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको इसका आंसर तभी आएगा जब आप पूरे थिंकर्स, अब उसमें आपको एक समझना पड़ेगा कि कौन कौन से थिंकर्स हैं जो पॉलिटिकल को पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं, कौन कौन से थिंकर्स, और उसके पीछे वो रीजन क्या क्या लॉजिक दे रहे हैं। वो सारे थिंकर्स के आपको नाम याद करने पड़ेंगे कि सर इन्होंने इस बेस पे कहा, इन्होंने इस बेस पे कहा, इन्होंने इस बेस पे कहा, तो आपके पास आधार भी आ जाएगा। और कई लोग कह रहे हैं कि नहीं साइंस है ही नहीं, कला है, तो वो कौन कौन से थिंकर्स हैं आपको 5-6 के नाम याद रखने पड़ेंगे, और उसके पीछे आपको तर्क भी देने पड़ेंगे कि एक्चुअल में वो आर्ट ही क्यों बता रहे हैं, साइंस को क्यों दूर कर रहे हैं। तो वो आपको दोनों कंपैरेटिवली थिंकर्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ता है। एक आध दिन अपन और सर से हम कहेंगे अच्छे से, मतलब अभी ऑफलाइन ज्यादा अच्छे से चर्चा हो पाएगी, मेरा मानना है इस विषय पर। तो सर थोड़ा सा ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक दिन यानी कि शाम को अपन यानी कि सर ऑफलाइन रख लेते हैं, जो ग्वालियर में है ना, तो उनके लिए यानी कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सर से मैंने निवेदन किया था, सर ने मेरी बात को स्वीकार भी किया है कि सर लगातार यानी कि हम हमारे स्टूडेंट को यानी कि जो भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन उनको गाइड करते रहेंगे। तो ये सर ने बहुत अच्छी बात की है कि ग्वालियर में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक दिन ऑफलाइन क्लास सर की सहमति से रख ली जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट। शुभम जायसवाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? श्याम सुंदर जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी जी पूछिए सर। सर क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं कि आपका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका प्रिय नेता कौन है, तो सर वो पूछते हैं कि आप अपन नाम लेते हैं तो क्यों पसंद है, सर इस तरह के सवालों से कैसे डील करना चाहिए? अब देखो पसंदीदा नेता तो देखो ये आपका व्यक्तिनिष्ठ पर्सन है ना, कि मतलब ये है कि मतलब हमें अब जो कोशिश करें किसी ऐसे नेता को पसंद करने की कि जिससे उन्हें आपत्ति ना, हमको वहां ज्यादा आइडियल और ज्यादा अपन को अपना उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें किस तरीके से 60-70 नंबर मिल पाए इंटरव्यू। तो कोशिश हम यही करें कि हम मतलब 2-4
10 नेताओं के नाम को पहले लिस्ट बनाए उसकी, उसके बाद फिर अपन कोशिश करें कि इन को हम ज्यादा पसंद करते। तो ये आप मतलब डील कर सकते हैं, आपका खुद का प्रश्न है कि भाई मतलब अब आपको कह दोगे कि वहां जाके कि नहीं मुझे राहुल गांधी पसंद है ना, केजरीवाल की विचार बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे कि मेरा व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत मानना है। तो इस तरीके से अपन को क्या है कि वहाँ अपन कोई ना अपन कितने आइडियोलॉजिकल है, कितनी सारी चीजें हैं, तो अपन को कोशिश करना है कि वो हम ज्यादा अपनी सोच ना देते, किसी भी आइडियोलॉजी की हो, हमें अपनी उस आइडियोलॉजी को इंटरव्यू में हावी नहीं होने देना है। अब किसी को भी पसंद करें, लेकिन अब वो क्या चाहते हैं उस हिसाब से अपना पहले से आंसर प्रिपेयर करके जाए और उसको आंसर। लेकिन वो कहे फिर ऐसा इसके बाद आप किसे पसंद करते हैं, इसके बाद आप किसे पसंद करते हैं, तो अपन नाम ले सकते हैं कि कोई इशू नहीं। या फिर वो कहे अच्छा सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता कौन है, तो अब जरूरी नहीं है कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर का ही नाम लें, अपने चीफ मिनिस्टर का ही नाम लें, बियॉन्ड चीफ मिनिस्टर के नाम ले सकते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सत्ता दल को भी स्वीकार है और विपक्ष को भी स्वीकार है, हम उनके नाम लेते, जरूरी नहीं है कि साहब कोई नहीं चाहते हैं कि साहब उन्हीं का नाम लिया जाए। तो अपना एक 8-10 नेताओं की पहले लिस्ट बनाए, फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और किसी हम ऐसे नेता को वहां जाके बताए कि वो भी कहे वाह यार बहुत अच्छा है, अच्छा आंसर दिया आपने। इस तरीके से अपन उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने आंसर से। सर एक क्वेश्चन जी हाँ सर, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो सर वो पूछा है कि आप साइंस से इधर आर्ट्स में आए और फिर आर्ट्स के बाद आप प्रोफेसर भी बनना चाह रहे हैं, सर किस तरह के प्रोग्राम सेटिस्फाई करें अब ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है ना, इसका एक तो आंसर सबसे पहले आप खुद ही मतलब क्रिएट करें कि जब आपने बीएससी की थी फिर आपने एमए क्यों किया, तो इसका आप आंसर जेन्युइन दे सकते हैं, इसका आप एक्चुअल में जेन्युइन आंसर दे सकते हैं जैसा आपने अनुभव किया। तरीके से कर सकते हैं कि चूंकि सर मुझे लग रहा था कि एमएससी सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, इधर नेटवर्क का इश्यू हो रहा है शायद। हेलो जी सर अब आ रही आ रही है आवाज? जी सर। तो मैं उसमें ये कह सकते हैं अपन की सर, चूंकि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था तो मुझे एमएससी करने का बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया, तो उस दौरान मैंने चूंकि जो मेरे सब्जेक्ट थे उसी से मैंने एमए कर लिया और एमए करने के बाद इसी को एक मेरा जो भी है वो हो गया, तो फिर मुझे उस चीज का अच्छा नॉलेज भी हो गया। इस वजह से इस फील्ड में आ गया। मुझे साइंस के सब्जेक्ट की कंपेरिजन पॉलिटिकल साइंस या आर्ट्स के अच्छा सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज मैं ऐसा महसूस करता हूँ, और इस तरीके का उसका आंसर दे सकता। मतलब ये है कि सर ने ये बताया है आपको कि आपको कोई एक फिक्स आंसर नहीं करना है, आपकी जो भी